My first question goes to Amit sir. Amit sir, thank you so much for taking our time. It has been long. और इस एक महीने में बहुत कुछ हो गया है। अ, ऐसे बाजार में where you have crisis and crisis and crisis one after the other, मार्केट पे थोड़ी बहुत रेजिलियंस भी है। दे आर नॉट लेटिंग themselves लूज। वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे बाजार में आपको क्या लगता है, नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? गीतू, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स अभी नियर टर्म में जो है साइडवेज हैं, बिकॉज ऑन वन हैंड मार्केट वांट्स टू गो अप हम्म, एंड रिजल्ट सीजन जो है वो ओवरऑल पिछले वाला बुरा नहीं था, और इस कमिंग रिजल्ट सीजन को लेके ऑप्टिमिज्म है। हम्म, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन शूट्स in US and in India and in many other parts of the वर्ल्ड की बहुत सारी मार्केट्स जो हैं अपने क्लोज टू देयर ऑल टाइम हाइज हैं। हम्म। और साउथ कोरिया और ताइवान की मार्केट्स ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे जी, बीएसई स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी हैज करेक्ट। लार्जली बीन साइडवेज फॉर नाउ अबाउट 4 to 5 weeks। माय सेंस इज गीतू की जो हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उनका शायद बेस्ट पीरियड जो है वो इट इज नाउ बिहाइंड अस इन दिस रैली। और मुझे ओके। वहां पे एक धीरे धीरे करके एक अंडर परफॉर्मेंस आता दिख रहा है। बट अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज जोन में है। मुझे 24,000 24,200 के नीचे नहीं निफ्टी नजर आ रहा है अगले कई हफ्तों में। और ऐसे ही मुझे 25,300 से 25,500 के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा है। सो वी माइट बी स्टक इन अ रेंज एज फार एज दी Nifty and as far as Bank Nifty is concerned. But I think we are probably now petering out as far as the small cap and mid cap indices are concerned. बट लॉन्गर टर्म में बहुत ज्यादा बेयरिश हूँ गीतू, क्योंकि जो लॉन्गर टर्म जो इश्यूज हैं विच आर रिलेटेड टू द कमिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये जो ग्रीन शूट्स जो लोगों को नजर आ रहे हैं ये सिर्फ आप मान सकते हैं कि ये टेम्परेरी जो हैं वो समर और स्प्रिंग और समर के ग्रीन शूट्स हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट ओवरऑल थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी and consequently for the Indian economy and the Indian markets also we see a slowdown coming in। और ये हमें थोड़ा गहरा स्लो डाउन लग रहा है आने वाले 2-3 साल में। सो लॉन्गर टर्म हम लोग बहुत बेयरिश हैं, मगर शॉर्टर टर्म आई वुड से कि निफ्टी में स्टिल बी इन अ साइडवेज जोन। गुड आफ्टरनून कुश, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। आपसे भी बहुत दिनों के बाद में। और निफ्टी के लेवल्स को देख के आपको क्या लगता है? 25,100 के को भी हमने पार तो कर दिया था, लेकिन वहां से करेक्शन देखने को मिली, लेकिन रिकवरी भी उतनी अच्छी आई और वो भी स्विफ्ट थी। अब इस बाजार में हमें क्या करना है? इसी रेंज को प्ले करते रहें या फिर ऊपर या नीचे टूटने की कुछ संभावनाएं हैं? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली हमने एक अच्छी रैली देखी थी, लेकिन जो 25,200 का जो लेवल था, जो लास्ट हमने अक्टूबर में भाई आफ्टर मेकिंग अ लाइफ हाई वहां पे रेजिस्ट हुए थे, तो वो रेजिस्टेंस लेवल वापस एक्ट हो रहा है 25,200। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर अबाउट 25,200, मैं शॉर्ट टर्म में कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की राय नहीं दूंगा। ओके। ऑन द डाउन साइड आई थिंक डेफिनेटली आज जिस तरीके से we have sustained about 24,750. I think 750 is a great support. So अगर हम 24,750 ब्रेक करते हैं तो definitely for short term we should go on a sell mode, क्योंकि मिड कैप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप, they are all trading at days low. So definitely I'm a little bit concerned. Today is a crucial day. If we close below 24,750, so I will go short, but I won't go long until 25,200. So 24,750 से 25,200 इज नो ट्रेड जोन। लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी देखिएगा कि कोशिश तो लगातार वहां पे हो रही है। कल भी कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने बाजार को सपोर्ट करने की, और आज भी कोशिश जो है बिल्कुल बरकरार है और हरे निशान में बैंक निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, हमें इट परफॉर्म्स, देन देन कैन वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू फॉलो द सूट? यस डेफिनेटली, अगर बैंक निफ्टी इज रिकवरिंग तो निफ्टी ऑफ कोर्स विल आउट परफॉर्म, बट बैंक निफ्टी द इश्यू इज कल भी हमने देखा था 10 दिन और 15 दिन की जो एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, वो 56,200 पे है। और एग्जैक्टली वहां पे पिछले 2 दिनों से रेजिस्ट हुआ है। आज भी ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास रेजिस्ट हुआ स्पॉट लेवल। सो देयर 56,000 इज अ बैरियर।
जब तक 56,000 को कन्विंसिंगली वॉल्यूम से वी डोंट टेक आउट, मुझे नहीं लगता कोई हम्म, बड़ी तेजी आएगी। सो आई एम कॉशियस ऑन बैंक निफ्टी टू। सो 56,000 एंड 25,200, ये दोनों लेवल के ऊपर जाए मार्केट और बैंक हम्म, निफ्टी तो ही खरीदो, वरना इट विल रिमेन वॉलेटाइल। हम्म। अमित सर, इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को देख के आपको क्या लगता है? अभी तक तो कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है, कोई डी एस्केलेशन की बात नहीं हो रही है। ट्रम्प साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम ईरान विल ओनली सॉल्व द इशू। क्या ये एक रीजनल इशू बन के रह जाएगा? ये कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही खिंचेगा जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में है, और इसका इम्पैक्ट मार्केट में धीरे 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 कम होता जाएगा? या फिर आपको लगता है कि क्रूड विल प्ले ए स्पॉइल स्पोर्ट, और क्रूड का इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस से लेना देना बहुत ज्यादा है, और अगर क्रूड के दाम ऊपर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी को काफी दबाव पड़ सकता है? सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो पैनिंग आउट? गीतू देखिए, मैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज के वजह से जो है मार्केट्स पे कोई मैं बुलिश या बियरिश नहीं हूँ। ओके। मेरा ऐसा मानना है कि वाइल यस, इसराइल वर्सेस ईरान जो है डेफिनेटली एक सीरियस जियोपॉलिटिकल इशू है। इट्स अ हॉटस्पॉट एंड इट इज अ बिगर इशू देन इसराइल वर्सेस हमास और इसराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, क्योंकि ईरान जो है वो एक बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। ईरान इज अ वेरी बिग कंट्री विद ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल। तो इसलिए डेफिनेटली ये सीरियस इशू है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसराइल का एक बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, और वो है उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो है वो एक तरीके से न्यूट्रलाइज करना, और मिलिटरीली जी। जो है उनको डिमिनिश करना, क्योंकि ईरान ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली डिमिनिश, क्योंकि देव ऑलरेडी लॉस्ट सीरिया, देव ऑलरेडी लॉस्ट गाजा बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू हमास, देव ऑलरेडी लॉस्ट हिजबुल्लाह इज नाउ अ वेरी डिमिनिश्ड फोर्स। तो ओके। ईरान के पास अब ले देके जो है केवल हूथीज जो है वो अ, उनके एक जियो पॉलिटिकल, उनके एक बहुत क्लोज प्रॉक्सी हैं, बट अदरवाइज जो है वो ईरान एक बहुत डिमिनिश्ड फोर्स है इस टाइम। तो लिमिटेड पर्पस है इसराइल का, उनका ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज नहीं है, ना ना इसराइल का और ना ही यूएस का। तो इसलिए मुझे लगता ओके। है कि ये वाला थोड़ा अभी चल सकता है, ये वाला मैटर, मगर मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, या इसके वजह से जो है वो ग्लोबल इक्विटीज को या इंडियन इक्विटीज को कोई बहुत बड़ी आघात पहुंचने वाली है। सो आई थिंक वाइल इट्स अ सीरियस इशू, बट एटलीस्ट हमारे बेस केस में हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इन बिल्डिंग आवर सिनारियोज फॉर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years and 3 years. ओके। सो व्हाट इज द फैक्टर दैट यू फोकसिंग ऑन? क्या मार्केट की ट्रेंड का डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? चलिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या क्राइसिस को हम अलग रखते हैं। सो वन फैक्टर दैट यू थिंक शुड इम्पैक्ट द मार्केट डायरेक्ट? आई थिंक देखिए गीतू, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव एक्चुअली बीन गुड इन या। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूएस में भी अच्छे आए हैं, अर्निंग रिविजन्स जी। वर पॉजिटिव, यूरोप में भी अच्छे आए हैं, और इंडिया में भी कंपैरेटिवली कंपेयर टू द प्रीवियस 2 quarters बिफोर दैट यस। इंडिया में भी अच्छे आए हैं। तो आई थिंक ये जो हमने जो रैली देखी है, ये काफी हद तक जो है ये टैरिफ वॉर्स की जो है वो एक तरीके से टैरिफ वॉर्स धीरे धीरे करके जो है वो डाइल्यूट हुए हैं, एंड रिजल्ट्स करेक्ट। हैव बीन गुड, एंड जीडीपी डेटा एंड इकोनॉमिक डेटा हैज नॉट बीन सो बैड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द। तो ये जो रैली बनी है उसके वजह से बनी है, एंड इट दिस रैली कैन सॉर्ट ऑफ सस्टेन। ये ओके। मार्केट अभी गिरने के लिए कोई इमीडिएटली तैयार नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है, चाहे वो यूएस मार्केट करेक्ट। है चाहे वो इंडियन मार्केट है। वी आर स्टिल इन अ रेंज राइट नाउ फॉर मोस्ट मार्केट्स। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स में तो मुझे लगता है कि नए हाइज जो हैं वो बहुत जल्दी बनेंगे, बट ओके। लॉन्गर टर्म इश्यूज जो हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है एक बहुत गहराता हुआ संकट है। एआई के वजह से जो जॉब लॉसेस जो होने वाले हैं और हो रहे भी हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। आने वाले टाइम में अर्निंग्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, कॉर्पोरेट मार्जिन्स कम होंगे, तो वी कैन क्लियरली सी कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है वो अच्छा नहीं करेगी, एंड वैल्यूएशंस जो हैं अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा रिच हैं, यूएस में भी बहुत ज्यादा रिच हैं। तो वैल्यूएशंस जो हैं वो एक तरीके से कंटिन्यूड बूम को डिस्काउंट कर रही हैं,
जबकि मेरे हिसाब से हमें कंटिन्यूअस बूम में नहीं है, और मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल एक स्लो डाउन में जाने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 months फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये देखते हुए ओके। जो है, मैं मार्केट्स पे मैं लॉन्गर टर्म बेयरिश हूँ, मगर बट आई एम रीजनेबली साइडवेज टू कंस्ट्रक्टिव इन द इक्विटीज फॉर द नेक्स्ट लेट्स से अबाउट 5 to 6 weeks। ओके कुछ इंडसइंड बैंक के स्टॉक को देखिएगा, आज 4.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर और निफ्टी नोमेरा की रिपोर्ट आई है जहां इसको बाय का रेटिंग दी गई है, और साथ में टारगेट्स जो है वो 1,000 के ऊपर के लेवल्स भी दिए गए हैं। क्या करना है इस स्टॉक में? डेफिनेटली इंडसइंड बैंक आफ्टर जो फियास्को हुआ था जब से एक अंडर परफॉर्मर कर रहा है, बट वो जो गैप है टेक्निकली 885 पे है। सो यस, इफ यू ऑलरेडी गॉट 830 शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड पोजिशनली। बट आई वुड रिकमेंड इफ यू आर इन्वेस्टर एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यानी 2-3 हफ्ते के लिए लंबा ट्रेड लेना हो, तो वेट फॉर 885 टू बी टेकन आउट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन के रहेगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्रेश पोजिशन 880 अबव 885। आई थिंक 1,000 तक आ सकता है, बट टेक्निकली वी नीड टू वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। दो और स्टॉक्स जो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ऑटो स्पेस में, वो है आयशर मोटर्स, मारुति एंड एमएनएम। तीनों ही टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। और ऑटो जहां अगर हम बात करें तो बहुत समय से एक रेंज बाउंड मोमेंट ही देखने को मिल रहा था, कोई मोमेंटम था नहीं इस स्पेस में, लेकिन आज ये तीनों ही स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करते हुए। कुछ पसंद है आपको? डेफिनेटली एमएनएम मुझे पसंद है। मारुति में भी रेंज बाउंड है, इसलिए आई एम नॉट टचिंग एज अ इन्वेस्टमेंट। बट यस, एमएनएम आई थिंक इट्स इन द साइडवेज मोमेंटम, सो इन्वेस्टर्स कैन एक्यूमुलेट एट करंट लेवल्स। 200 डे एवरेज जो है वो 3,000 पे है, तो उसका स्टॉप लॉस रख के एक्यूमुलेट कीजिए। ऊपर की तरफ मुझे 3200 का 1 से 1.5 महीने में लग रहा है।